हम आज पढ़ने वाले हैं सिंगल फेस एसी सर्किट के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डीसी सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। स्वाति, मेरी आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। ठीक है बेटा, चलो हेडिंग डालिए सभी बच्चे। हमारी यूनिट नंबर टू सिंगल फेस एसी सर्किट। हमारा जो टॉपिक है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिंगल फेस एसी सर्किट। सिंगल फेस एसी सर्किट ये हमारा टॉपिक है आज का, और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंगल फेस एसी सर्किट को समझना है आपको, तो सबसे पहले तो ये देखो कि अरेंजमेंट क्या है। हमारे घरों के सामने से आपने देखा होगा कि इस प्रकार से लाइन्स जाती है। ये आर फेस की लाइन है। सुमित, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भी आ रही। ठीक है, ये आर फेस की लाइन है, ये वाई फेस की लाइन है, ये बी फेस की लाइन है। ये आर फेस देखना, घर के सामने से 3 वायर चलते हैं ऐसे इस प्रकार से, आर वाई बी, और एक वायर जो रहता है सबसे नीचे रहता है वो न्यूट्रल का वायर रहता है। एक आर फेस का वायर, एक वाई फेस का वायर, एक बी फेस का वायर, और एक होता है एन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल का वायर। और सबसे ऊपर एक वायर चलता है। ये वायर तब हम जनरली ये वायर उन प्लेसों पे अधिकतर दिखता है जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो सबसे ऊपर का जो वायर रहता है वो रहता है ग्राउंड का वायर। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है। सबसे ऊपर जो टॉप पे जो वायर रहता है वो ग्राउंड का वायर रहता है, फिर आर फेस का वायर रहता है, फिर वाई फेस का वायर रहता है, और फिर बी फेस का वायर रहता है, और यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। हमारे घरों के सामने से इस प्रकार से लाइन जाती है। तो आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल, और सबसे ऊपर रहता है ग्राउंड। तो ये सबसे ऊपर जो ग्राउंड का वायर रहता है ये क्यों लगा होता है? ये ग्राउंड का जो वायर लगा होता है ये हमारे इस ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। प्रोटेक्शन, इस ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए सबसे ऊपर ग्राउंड का वायर लगा रहता है। अब किस प्रकार से प्रोटेक्शन? तो ये जो ग्राउंड का वायर है एक्चुअल में ये जो वायर रहता है ये सबसे कम रेजिस्टेंस वाला वायर रहता है। ये जो ग्राउंड का वायर रहता है ये किस प्रकार का वायर रहता है? ये लो रेजिस्टेंस वाला वायर रहता है ग्राउंड का वायर। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जो ग्राउंड वायर रहता है ये जो ग्राउंड का वायर रहता है, ये जो ग्राउंड वायर रहता है, ग्राउंड वायर, ये लो रेजिस्टेंस वाला वायर रहता है। और ये जो वायर रहता है ये थोड़ा सा मोटा बनाता है। मोटा वायर का एरिया ज़्यादा होता है जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये जो ग्राउंड का वायर रहता है वो किस प्रकार का रहता है? ये मोटा रखते हैं। मोटा रखने से क्या होता है? ग्राउंड का वायर मोटा रहने से इसका एरिया ज़्यादा होता है। ग्राउंड का वायर कैसा होता है? थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है। मोर थिकनेस वाला वायर रहता है। ग्राउंड का वायर कैसा रहता है? मोर थिकनेस वाला वायर रहता है। और मोर थिकनेस का वायर रहने से क्या होता है? इसका एरिया ज़्यादा रहता है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रोयल अपॉन ए। एरिया ज़्यादा रहने से क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। एरिया ज़्यादा होने से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इस वजह से जब रेजिस्टेंस इसका कम होता है तो जब इसके ऊपर जैसे कोई बिजली गिरी, लाइटनिंग आई, लाइटनिंग या फिर बिजली गिरी इसके ऊपर, तो क्या होता है? ये जो वायर है ग्राउंड का वायर, कम रेजिस्टेंस वाला होने के कारण, एक तो सबसे पहले लाइटनिंग इसके कांटेक्ट में आएगी, और एक कम रेजिस्टेंस का होने के कारण जो लाइटनिंग है वो इसी के अंदर से जाएगी। और ये जो ग्राउंड का जो वायर रहता है इसका कनेक्शन सीधे कहाँ से रहता है? सीधे अर्थ से रहता है, धरती से। इस ग्राउंड के वायर का जो कनेक्शन रहता है वो सीधे, आज जो टेप यूज कर रहा हूँ मैं दूसरा टेप है, हर दिन वाला नहीं है। ये ग्राउंड का वायर है और इसका जो कनेक्शन है वो सीधा कहाँ से रहता है? अर्थ से रहता है। ये अर्थ का वायर रहता है, ये अर्थ का वायर है। ये देखो इस प्रकार से ये अर्थ का वायर है, दिख रहा है आपको? तो जैसे ही लाइटनिंग इसके ऊपर गिरेगी तो सबसे पहले
ग्राउंड वायर के कांटेक्ट में आएगी, और ग्राउंड वायर के कांटेक्ट में आने के बाद सबसे कम रेजिस्टेंस का, मैंने आपको एक बात बताई कि जो करंट होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को प्रेफर करती है। तो जो लाइटिंग है वो ग्राउंड के वायर पे गिरेगी, और ग्राउंड का वायर लो रेजिस्टेंस का वायर होने के कारण पूरा का पूरा लाइटिंग इधर आएगी ही नहीं। ये आर वाई बी एन इनको प्रोटेक्ट कर देगी और सीधे ग्राउंड में चली जाएगी। और क्यों ग्राउंड में चली जाएगी? क्योंकि जो अर्थ होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, ये होता है। इस वजह से लाइटिंग सीधे ग्राउंड के वायर से होते हुए अर्थ में चली जाती है, और हमारे बाकी के जो इतने भी वायर रहते हैं या जितना भी अरेंजमेंट रहता है वो बच जाता है। इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये आर वाई बी एन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अब मैं, जैसे कि मेरा टॉपिक ही है सिंगल फेस एसी सर्किट, तो सिंगल फेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये घर बने हुए हैं, ये सपोज करो कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें सबसे पहले है ग्राउंड फ्लोर, सबसे नीचे है ग्राउंड फ्लोर, फिर ये फर्स्ट फ्लोर, और ये सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, आपने कई बार देखा होगा कि यार ग्राउंड फ्लोर पे लाइट है, फर्स्ट फ्लोर पे भी लाइट है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे लाइट ही नहीं है। यार ये कैसे हो गया? ये कैसे अरेंजमेंट हो गया? ये ऐसा हुआ कि सिंगल फेस का मतलब क्या होता है? एक फेस का वायर, ये यहाँ एक बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, इधर ये बिजली का मीटर, यहाँ भी बिजली का मीटर लगा हुआ है, यहाँ भी बिजली का मीटर लगा हुआ है, और यहाँ भी बिजली का मीटर लगा हुआ है, तीनों जगह बिजली का मीटर लगा हुआ है। तो एक बी फेस का वायर इस मीटर में गया, और एक न्यूट्रल इस मीटर में गया। फिर क्या किया? ये वाई फेस का वायर ये दूसरे फ्लोर पे दिया मैंने, और एक न्यूट्रल यहाँ दिया। मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल मिला के एक सिंगल फेस कहलाता है। एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल देना, जैसे ये आर फेस और ये न्यूट्रल, तो ये एक फेस, मतलब यहाँ मैंने आर फेस दिया है वो है, यहाँ मैंने वाई फेस दे के रखा है दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने बी फेस दे के रखा है। अब कई बार हो सकता है कि भाई आर फेस में फॉल्ट आ गया हो तो यहाँ की लाइट चली जाएगी, लेकिन वाई और बी में कोई फॉल्ट नहीं आया तो ये लाइट बनी रहेगी। तो सिंगल फेस क्या होता है? अगर मैं कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सिंगल फेस, सिंगल फेस क्या होता है? सिंगल फेस क्या होता है? चलो, सिंगल फेस वोल्टेज क्या होता है? सिंगल फेस वोल्टेज क्या होता है? तो फेस वायर और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को, फेस वायर कोई भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है। फेस वायर एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, जो है वो क्या कहलाता है? फेस वोल्टेज कहलाता है। डाउट है क्या बच्चे इसमें किसी को? जो मैंने बताया यहाँ पे, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? जितने भी है यहाँ पे, किसी को डाउट है इस अभी तक मैंने जो कुछ भी यहाँ समझाया? और नई डाउट है तो इसको लिख लीजिए आप कॉपी में आपकी, उल्टा बनाइए। हाँ आदर्श, आवाज क्लियर मेरी? ये सर क्लियर आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? ये सर। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कीजिए सभी बच्चे अपनी सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं बेटा, इसके ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करना है। जैसा अपन उस लाइव क्लास में करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे, बात के लिए नहीं छोड़ना है किसी। जल्दी कॉपी करो इसे। अपनी ऑफलाइन क्लास रही तो भी अपन लिखते ना प्रॉपर, बस वैसे ही करना है अपनी। हाँ बेटा, हो गया ही। स्वाति,
सर कर रहे। ओके। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल फेस वोल्टेज क्या होता है, कि फेस के वायर और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को। और ये सिंगल फेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये सिंगल फेस का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो आया है स्टार कनेक्शन से। सिंगल फेस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्टार कनेक्शन से। स्टार कनेक्शन से आता है सिंगल फेस का कॉन्सेप्ट, स्टार कनेक्शन से। सिंगल फेस अगर आपको चाहिए तो 3 फेस को स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। स्टार कनेक्शन से कॉन्सेप्ट आया है सिंगल फेस का स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन किस प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार से। कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से। ये वायर लिया हमने, ये 3 वायर लिए हमने। एक वायर है आर फेस का, जिसको मैंने नाम दिया R1 R2। ये आर फेस का वायर है, ये वाई फेस का वायर है, ये बी फेस का वायर है, V1 V2। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम किसी भी एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं। किसी भी एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं। किसी भी एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। किसी भी एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं, और जिस कॉमन पॉइंट से हम जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। और इस न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर निकालते हैं। न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर निकालते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो इस प्रकार से, तो ये R1 R2 ये लाइन वायर कहलाते हैं। Y1 Y2 लाइन वायर है, B1 B2 लाइन वायर है। तो R1 R2 कॉमा Y1 Y2 कॉमा B1 B2, ये क्या है? ये लाइन वायर है। ये लाइन वायर कहलाते हैं। ये लाइन वायर कहलाते हैं। और R1 और N, R1 और N जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये कहलाता है फेस। Y1 और N और B1 और N, ये फेस कहलाता है। ये फेस कहलाता है। R1 R2 Y1 Y2 B1 B2 ये लाइन वायर कहलाते हैं। और R1 और N, Y1 और N, B1 और N ये फेस कहलाते हैं। 1 मिनट बेटा, मैं चार्जर लगा लूँ जरा, 1 मिनट। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो, ये इस प्रकार से रहता है। इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है। ये आर फेस, ये वाई फेस, ये बी फेस। तो ये देखो,
ये जो टर्मिनल बच गए R1, Y1 और B1, तो ये है R1 जो टर्मिनल बच गए Y1 और B1, क्योंकि R2, Y2 और B2 तो मैंने कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए। ये R2 होगा, ये Y2 होगा और ये B2 होगा, जो कि कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए। यहाँ R2 होगा, यहाँ Y2 होगा और यहाँ B2 होगा, जो कि कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए हैं यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल का पॉइंट है, यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, तो न्यूट्रल से भी एक वायर निकाल लेते हैं, न्यूट्रल से भी एक वायर निकाल लेते हैं, जिसको नाम दे दिया N, न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये क्या है R1, ये एक फेस का वायर है। फेस का वायर और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेस वोल्टेज बोलते हैं। ये आर फेस का वायर है और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेस वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन दो फेस R1 फेस और Y1 फेस, इनके बीच के वोल्टेज को बोलते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज ये हो गया फेस वोल्टेज। और ये हो गया अपना लाइन वोल्टेज। ये हो गया अपना लाइन वोल्टेज। ठीक है, फेस और न्यूट्रल, तो फेस वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे? वोल्टेज बिटवीन फेस बिटवीन, हाँ बेटा, वोल्टेज बिटवीन सर कुछ नहीं। फेस एंड न्यूट्रल। कॉल्ड फेस वोल्टेज। और उसको डिनोट करेंगे हम VPS से, फेस वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे? वो लाइन वोल्टेज, अरे क्या बटन, अरे यार, तो लाइन वोल्टेज के बीच में क्या के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? लाइन वोल्टेज क्या होता है? लाइन वोल्टेज, वोल्टेज बिटवीन टू फेसेस, दो फेस, R फेस Y फेस, वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज बिटवीन टू फेसेस कॉल्ड लाइन वोल्टेज। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो। ये हाँ बोलिए, बोलो, सुनो। ये घरों में जो आता है, मतलब तो ट्रांसफार्मर में ये सेकेंडरी कनेक्शन उसका ये होता होगा स्टार कनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यूट्रल मिलता है अपन को। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल, अगर स्टार नहीं होगा तो न्यूट्रल मिलेगा ही नहीं अपने को। डेफिनेटली सेकेंडरी होता है वो स्टार में होगा, तभी न्यूट्रल का वायर आएगा। ये जो तीन टर्मिनल जो दिख रहे हैं ना आपको, ये R1, Y1, B1 और ये न्यूट्रल, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ही है। ये सही, अच्छा पूछा तुमने क्वेश्चन, बहुत अच्छा पूछा। ये जो निकलेगा बाहर, ये R1, Y1, B1 और न्यूट्रल, ये क्या है? ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। बिल्कुल करेक्ट। और ये तो बस ये न्यूट्रल का थोड़ा सा वो है कि अगर फेस फेस ये टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, ये न्यूट्रल कैसे पैदा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आगे की क्लास में आपको प्रूव कर दूंगा कि जब तीनों फेस एक दूसरे से 120 डिग्री के फेस डिफरेंस पर होते हैं, तो आप तीनों फेस को जब जोड़ोगे ना आपस में, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। अब मैं मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसलिए डोंट वरी, ये प्रूफ मैं करूंगा आपको। मैंने बहुत बार किया भी है बच्चों को ये प्रूफ, क्योंकि ये बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि सर जब तीनों वायर को आपने जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए।
लेकिन फिर भी हाँ। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? उसका कारण यही है कि जब तीनों फेज जो होते हैं वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं और उनको आपस में जब जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो आता है, 0 वोल्ट। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं लिखवा भी दूंगा आपको। चलो अभी तो आप इतना कॉपी कीजिए। हाँ बेटा करो, कॉपी करो। हाँ बेटा हो गया क्या स्वाति? यस सर, हो गया। चलो अब देखो, इसके बाद स्टार कनेक्शन के केस में रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन है? ये जो फेस वोल्टेज होता है ना, ये लाइन वोल्ट, इसमें रिलेशन ये है कि जो फेस वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज का, अभी मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ये आगे करूँगा, अभी तो फिलहाल सिर्फ लिख लीजिए आप कि जो फेस वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स कम होता है। ये रिलेशन होता है फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में। लेकिन फेस करंट, जितना करंट फेस में जा रहा है उतनी करंट लाइन में भी जा रहा है। फेस वायर में भी उतना ही करंट जा रहा है जैसे IR करंट जा रहा है, तो इस फेस के वायर में भी उतना ही जाएगा और लाइन में भी उतना ही जाएगा। तो क्या रिलेशन क्या है? स्टार कनेक्शन में फेस करंट इक्वल टू लाइन करंट होता है। तो एक हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस एंड लाइन, और ये लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन फेस एंड लाइन, हेडिंग डालिए और ये लिख लीजिए। एक हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन फेस एंड लाइन इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, रिलेशन बिटवीन फेस एंड लाइन इन केस ऑफ, अमन हो यहाँ पे? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। रिलेशन बिटवीन फेस एंड लाइन इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। रिलेशन बिटवीन फेस एंड लाइन इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, और ये रिलेशन लिख लीजिए। रिलेशन बिटवीन फेस एंड लाइन वोल्टेज कितना होता है? V फेस इक्वल टू VL/√3 और फेस करंट इक्वल टू लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन एक पॉइंट और लिखेंगे हम कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन, मतलब हमारे घरेलू एप्लीकेशन के लिए लाइन वोल्टेज कितना होता है, फेस वोल्टेज कितना है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन, हमारे घरों के आसपास जो लाइन वोल्टेज चलता है, दो एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, ये डोमेस्टिक हमारे घरों के सामने से 3 लाइन जा रही है, R फेस, Y फेस, B फेस। तो दो फेस के बीच का वोल्टेज यही लाइन वोल्टेज होता है। ये फेस और ये फेस, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज होता है। और ये लाइन वोल्टेज जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 वोल्ट के आसपास होता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए जो लाइन वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 वोल्ट होता है। और जो फेस वोल्टेज होता है, तो फेस वोल्टेज इस प्रकार से होता है। ये फेस होता है, नहीं ये न्यूट्रल होता है। तो फेस और न्यूट्रल, तो फेस और जो फेस वोल्टेज होता है
डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए कितना होगा, लाइन वोल्टेज का √3 होता है। तो जो लाइन वोल्टेज मेरा 400 वोल्ट है, लाइन वोल्टेज जो मेरा 400 वोल्ट है, तो इसका 400/√3 कितना हो जाएगा, 230 या 220 वोल्ट। देख लेना आपने, 400/√3 करो कितना आ रहा है, 230 आ रहा है, 220 आ रहा है। देखो जरा 400/√3, तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए जो लाइन वोल्टेज होता है वो 400 वोल्ट होता है, और जो फेस वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है। ये देख लो बेटा, ये लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब बात करते हैं, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए। सिंगल फेस एसी सर्किट, ये हम पढ़ रहे हैं। सिंगल फेस एसी सर्किट, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये जनरेट कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये बात आती है, हालांकि ये इलेक्ट्रिकल मशीन में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं। थोड़ा सा हम शॉर्टकट में इसको देख लेते हैं कि सिंगल फेस एसी सर्किट कैसे आया। देखिए, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कुछ इस प्रकार का है। ये मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट रखी हुई है मेरे पास, और ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट से क्या है, फ्लक्स निकल रहा है। मैग्नेट से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। मैग्नेट से फ्लक्स निकल रहा है, और इस फ्लक्स को बोलते हैं मेन फ्लक्स। दिस फ्लक्स इज कॉल्ड मेन फ्लक्स। मैग्नेट से जो फ्लक्स निकल रहा है इसको मेन फ्लक्स बोलते हैं, फाई। या फिर इस फ्लक्स का एक और नाम है यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट माइकल फैराडे हैं, उनने ईएमएफ किस प्रकार से इंड्यूस होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उनने क्या किया, एक कंडक्टर को लिया, एक कंडक्टर लिया उन्होंने, कंडक्टर को लिया, और इस कंडक्टर को उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया। कंडक्टर को मोशन करवाया, सर्कुलर मोशन करवाया, घुमाया। तो उनने देखा, उनने क्या किया, इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, इस कंडक्टर से एक तो क्या किया उन्होंने, एक कंडक्टर लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने घुमाया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने घुमाया तो देखा यार, उन्होंने कि यार मैं जितनी स्पीड से घुमा रहा हूँ उतना ज़्यादा ये बल्ब है वो ब्राइटनेस दे रहा है, ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। तो उन्होंने देखा कि यार
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इसका मतलब ज़्यादा वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस बल्ब के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स में कितना टाइम के रिस्पेक्ट में कितना कट हो रहा है, टाइम में परिवर्तन के साथ। ये क्या है, टाइम में परिवर्तन, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन के साथ साथ फ्लक्स में भी परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो वो देख रहे कि यार टाइम में जितना चेंज हो रहा है, टाइम में चेंज के साथ फ्लक्स में भी अगर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये उन्होंने एनालिसिस किया। और किसने एनालिसिस किया, माइकल फेराडे ने, साइंटिस्ट माइकल फेराडे, माइकल फेराडे। तो क्या किया, साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाया, जिससे कि इस कंडक्टर ने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स कट किया। ये घूम रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, नहीं फ्लक्स नहीं, कंडक्टर घूम रहा है। तो कंडक्टर को जब घुमाया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हुआ, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन के साथ साथ, समय में परिवर्तन के साथ साथ फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिससे कि क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये उन्होंने एनालिसिस किया। ठीक है, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है कि फ्लक्स में जितना परिवर्तन होता है समय में परिवर्तन के साथ साथ, तो ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है, फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे का फर्स्ट लॉ यही बोलता है, फेराडे का फर्स्ट लॉ यही बोलता है। एक काम करो, मैं लिखा देता हूँ, सिंगल फेस एसी सर्किट हेडिंग डालो और उसके बाद लिखना ईएमएफ जनरेशन, हेडिंग डालना ईएमएफ जनरेशन। उसके बाद डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखो फेराडे फर्स्ट लॉ, और फिर मैं यहाँ कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा, उसके बाद ये लिखना। हेडिंग डालिए ईएमएफ जनरेशन, ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद हेडिंग डालिए फेराडे फर्स्ट लॉ, और मैं कुछ कुछ लिखाऊंगा। उसके बाद फिर ये लिखना ई प्रोपोर्शनल टू डिविजिबिलिटी। अजय हो क्लास में हो ना, अजय नहीं है क्या, ये क्लास में नहीं है लड़का ये, सर जोन है वो। तो बोल क्यों सर नहीं? वो यहीं पे थोड़ा सर घर पे थोड़ी वॉइस है इसलिए नहीं बोल। अच्छा, बाकी क्लास सुन तो रहे हो ना? हाँ सर, हेडफोन्स लगा के सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा, लिखो फेराडे का फर्स्ट लॉ। फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखो, लिख रहे हो बेटा? स्वाति, यस सर। हाँ लिखो फेराडे फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालिए, लिखो फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है, फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है, फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तब कंडक्टर में फ्लक्स में फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है।
समय के साथ परिवर्तन होता है। तब कंडक्टर में फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है। इसलिए फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इंड्यूस होने वाला ईएमएफ फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। लिख लिया बेटा स्वाति? यस सर। ठीक है, तो मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। देखो फ्लक्स में परिवर्तन चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। लेकिन आगे लिखना, लेकिन इस लॉ में फैराडे ने यह नहीं बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन इस लॉ में फैराडे ने यह नहीं बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। हो गया बेटा? सुमित, आदर्श, अजय, अमन, समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है सुमित, आगे समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ उन्होंने ये बोल दिया कि जो ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स में टाइम में परिवर्तन, हाँ उसके प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये नहीं बताया कि कितना होगा। फिर हेडिंग डालना सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे यहां उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी कि कितना परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने बोला था कि E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। उन्होंने यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू बता दी थी कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। लिखो, फैराडे के सेकेंड नियम में फैराडे के सेकेंड नियम में फैराडे ने एक्चुअल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा यह बताया।
एक्चुअल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा यह बताया। और ये लिख लो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ माइनस साइन लेंज के नियम को दर्शाता है। अभी लेंज का नियम मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। ये माइनस साइन किसको दर्शा रहा है? लेंज के नियम को, लेंज लॉ। इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेंजेस लॉ। ये माइनस साइन किसको दर्शा रहा है? लेंजेस लॉ को दर्शा रहा है। और एन क्या है? कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। किस प्रकार की? स्वाभाविक सी बात है, अगर एक कंडक्टर रहा वहीं पे दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल बनती है। ये एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कॉइल है, दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल बनी, और ऐसी बहुत सारी कॉइल मिलके वाइंडिंग बनती है। ऐसी बहुत सारी कॉइल मिलके क्या बनती है? वाइंडिंग बनती है। ऐसी बहुत सारी जब कॉइल मिल जाती है तो वो वाइंडिंग होती है। ये देखिए, बहुत सारी कॉइल यहाँ मिल गई तो यहाँ पर वाइंडिंग बन गई। अब देखो, जैसे सपोज करो कि एक कंडक्टर पे 2 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ तो 2 कंडक्टर है, तो यहाँ तो कितना हो? यहाँ भी 2 वोल्ट है और यहाँ भी 2 वोल्ट, तो कितना वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट हो गया। अब ऐसी की कितनी कॉइल है? यहाँ पे 6 कॉइल है, मतलब 3 कॉइल है, तो एक कॉइल पे 4 वोल्ट, तो 3 कॉइल पे कितना वोल्ट हो जाएगा? 12 वोल्ट। तो देखो, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, अभी एक नंबर ऑफ टर्न्स था तो 4 वोल्ट आया। ये एक टर्न है पूरा, एक कॉइल मतलब एक टर्न, तो एक टर्न में 4 वोल्ट आया, तो 3 टर्न में कितने आ जाएगा? 12 वोल्ट। इसलिए ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। और डी फाई बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्टिव में फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है वो है। तो ये माइकल फेराडे ने एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी ईएमएफ की। सेकंड लॉ ऑफ फेराडे मैंने जितना बोला वो लिख लिया आपने, उसका ये लिख लो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और ये डायग्राम बना लो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और यहाँ 12 वोल्ट। ये कंडक्टर है, ये कॉइल है, ये वाइंडिंग है। एक कॉइल बराबर से 2 कंडक्टर, याद रखना, एक कॉइल बराबरी से 2 कंडक्टर। 1 कॉइल इक्वल टू 2 कंडक्टर, 1 कॉइल इक्वल टू 2 कंडक्टर, ये होता है 1 कॉइल इक्वल टू 2 कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये कर लो, बना लो ये 1 कॉइल इक्वल टू 2 कंडक्टर, 1 कॉइल इक्वल टू 2 कंडक्टर। ये ड्रॉ कर लीजिए। हाँ बेटा, बन गए। स्वाति बेटा, बड़े आगे। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? जितने भी यहाँ पे जरा हाँ बोल दो। आदर्श, स्वाति, समझ आ रहा है। सुमित, अजय, अमन। यस आ गया। यस सर। अजय कोई इशू तो नहीं? ये अजय के साथ ही इशू लग रहा है मुझे। अजय, ये लड़का धांधली कर रहा है यार थोड़ी सी। ये प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंगल फेज सर्किट की बात हो रही, तो एक हल्का सा जनरेटर पे जाते हैं जो कि चल ही रहा है अपना कॉलेज में। ये अपना सेलिएंट पोल रोटर है,
ये एन पोल, ये जनरेटर है, ये जनरेटर है अपना। और ये कैसे मैग्नेट बनाएं, इसको हम अलग से हमने मैग्नेट बनाने के लिए इसको वाइंडिंग लपेटी। इसको हमने डीसी सप्लाई दी और ये डीसी सप्लाई को वेरी करते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इसको डीसी सप्लाई को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन देना। डीसी सप्लाई देना मतलब क्या देना, एक्साइटेशन देना। तो ये मैग्नेट बन गई और ये है रोटर। ये कौन सा रोटर है, सेलिएंट पोल रोटर। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे तो उस वक्त। सेलिएंट पोल रोटर है, ये सेलिएंट पोल रोटर है। इस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। इस वाइंडिंग को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। और ये है, यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं इस प्रकार से। ऐसे स्लॉट बने हुए हैं और इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग है, इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग्स है। और ये जो वाइंडिंग है वो किस प्रकार से है, वो आर फेस में ये पूरा का पूरा 360 डिग्री, स्टेटर पूरा का पूरा कितना है, 360 डिग्री है। तो 120 डिग्री में आर फेस की वाइंडिंग है, फिर नेक्स्ट 120 में वाई फेस की वाइंडिंग है और नेक्स्ट 120 में बी फेस की वाइंडिंग। और ये जो स्टेटर की वाइंडिंग है, ये जो स्टेटर की वाइंडिंग है कौन से कनेक्शन में रख दी है हमने, स्टार कनेक्शन में रख दी है। स्टार कनेक्शन में है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में है। तो 4 वायर निकल जाएंगे, आर फेस का वायर, वाई फेस का वायर, और ये आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल। तो अगर किसी को फेज देना है मुझे, किसी को फेज देना है मुझे, तो क्या करूँगा, ये आर फेस दे दूंगा और न्यूट्रल दे दूंगा। तो सपोज करो कि जो फेस, जो लाइन वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है, तो जो फेस वोल्टेज गया वो गया 230 वोल्ट। तो जो 230 वोल्ट गया, ये 400 वोल्ट भी एसी नेचर का है और ये जो 230 वोल्ट है ये भी एसी नेचर का है। जब डीसी सर्किट पढ़ रहे थे बेटा तो मैंने वहाँ पे आपको एसी के बारे में बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जो सिंगल फेस एसी, सिंगल फेस एसी ये होती है 230 वोल्ट की, प्लस माइनस 5% चलता है, प्लस माइनस 5% को अलाउ किया जाता है। ये होते रहता है, प्लस माइनस 5% ये हो सकता है। तो हम जितने भी इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए या घरों में, वो इसी प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि वोल्टेज अगर 5% बढ़ गया या 5% कम हो गया तो उससे हमारे जो अप्लाइंसेस है, डिवाइसेस है, वो ख़राब ना हो। तो जो डिवाइसेस एंड अप्लाइंसेस ये जो डिज़ाइन करते हैं वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, इस पैटर्न पे प्लस माइनस 5% के वोल्टेज को ही बियर कर सके। 5% वोल्टेज बढ़ भी गया या 5% वोल्टेज कम भी हो गया तो भी ये डिवाइस को हमारी सहन कर लेगी, बियर कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं
और जो सिंगल फेस एसी होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो एसी वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये 5% आई रूल है इंडियन इलेक्ट्रिक, हाँ 5% ये टॉलरेंस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम सारे इक्विपमेंट इस प्रकार से डिज़ाइन होते हैं। सर ये बाहर का पूछा था कि फॉरेन कंट्रीज का एक क्वेश्चन भी था कि उधर थोड़ा सा उधर के इक्विपमेंट। देखो उधर के इक्विपमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कुछ कंट्री में फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। कुछ कंट्री में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज़ है, जैसे कि यूएस में जो फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज़ है, और ब्रिटेन में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। चूँकि हमारा इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी का गुलाम रहा है, तो जो ब्रिटिश में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है, वही इंडिया ने चला लिया। ब्रिटेन में 50 हर्ट्ज़ है तो इंडिया में भी 50 हर्ट्ज़ है, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों ने शुरुआत में पावर प्लांट बना के दिए, जनरेटिंग प्लांट बना के दिए, और बस हमने उसी को चला लिया। उनकी 50 हर्ट्ज़ थी तो अपनी भी 50 हर्ट्ज़ है। बाकी ये जो टॉलरेंस लिमिट है ये मुझे नहीं पता, आप थोड़ा सर्च कर लेना इसके बारे में कि भाई ये जो फॉरेन कंट्री है उसमें जो टॉलरेंस लिमिट है, अपने इंडिया में तो ±5% है, तो बाकी कंट्री का कितना है वो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये एसी सप्लाई, कुछ इस प्रकार की एसी सप्लाई होती है, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था। ये एसी वेवफॉर्म। चलो हम एसी वोल्टेज की बात कर लेते हैं, एसी करंट की बात कर लेते हैं। एसी करंट इस प्रकार का होता है। तो एसी करंट में ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये एसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है। ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है, माइनस आई है। ये जो रहता है ये 0 पोजीशन पे रहता है, ये जो लाइन रहती है वो 0 एम्पियर को शो करती है। इस लाइन पे जो भी करंट मैग्नीट्यूड है वो 0 एम्पियर का है। ऊपर जाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ता है, नीचे जाने पे मैग्नीट्यूड कम होता है, ठीक है। तो ऊपर जाने पे वैल्यू पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहती है, नीचे जाने पे वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो एसी वेवफॉर्म इस प्रकार का होता है। देखो क्या हो रहा है, एसी वेवफॉर्म में जो मैग्नीट्यूड है वो अभी देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। चलो देखते हैं ज़रा 0 इस पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड 0 है। 1 पे क्या है, 1 पे जो मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और छोटा करते हैं यार, ये 1 पे देखो ये मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है। 2 पे क्या है, 2 पे मैग्नीट्यूड मेरा इतना है और डायरेक्शन मेरी ये है। 3 पे क्या है, 3 पे मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन मेरी ये है। 4 पे मैग्नीट्यूड मेरा इतना है, डायरेक्शन मेरी ये है। 5 पे मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन मेरी ये है। 6 पे मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है। तो क्या हो रहा है, एसी करंट में क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड कुछ और है, डायरेक्शन कुछ और है। टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होते जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। देखिए ये मेरी एसी वेवफॉर्म इस प्रकार से, ये लाइन मेरी किधर किधर जा रही है। ये मैग्नीट्यूड की एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये एंगल की एक्सिस है। अरे पूरा का पूरा कितना, ये 0 डिग्री होता है, ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है,
ये यहाँ पे मेरा 270 डिग्री होता है और ये मेरा होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये एक्सिस होगी थीटा की एक्सिस, ये हो गई मैग्नीट्यूड की एक्सिस। तो ये देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कहलाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू IM, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसको -IM मान देते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, या फिर इसको एक और वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है पिक वैल्यू, इसको पिक वैल्यू भी कहा जाता है। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब एसी सिंगल फेज एसी सर्किट को मुझे डिफाइन करना है। सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सर्किट समझने के लिए सिंगल फेज एसी सप्लाई को समझना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, इनमें देखते क्या हो रहा है। इस टाइम पे मैग्नीट्यूड मेरा इतना है और डायरेक्शन मेरी ये है। इस समय पे मेरा मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन मेरी ये है। इस समय पे मैग्नीट्यूड मेरा इतना है, डायरेक्शन मेरी ये है। इस समय पे मेरा मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन ये है। इस टाइम इंस्टेंट पे मेरा मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इतनी है। इस टाइम इंस्टेंट पे मेरा मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। तो फिर हो क्या रहा है, हर वक्त मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब वैल्यू भी चेंज होती जा रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही। तो एसी करंट को क्या, ऐसी सप्लाई जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं, ऐसी सप्लाई को मैं एसी सप्लाई बोलता हूँ। तो क्या डेफिनेशन है, द सप्लाई which magnitude and direction change with respect to time called AC सप्लाई। और इसकी जो इक्वेशन है वो कितनी होती है, IM साइन थीटा। ये तो पता ही होगा आपको। इस इक्वेशन को कैसे दर्शाते हैं, IM साइन थीटा से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं उसको मैंने शायद आपको DC सर्किट पढ़ाते वक्त तो प्रूफ भी किया था। देखो प्रूफ करते हैं जरा। ये AC सप्लाई की जो वेवफॉर्म है, I इक्वल टू IM साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे देखते हैं जरा कितनी वैल्यू आ रही है। थीटा और I
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह 0 रखो तो साइन 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0 मतलब करंट आ गया 0। देखो 0 डिग्री पे करंट की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 0 है। फिर उसके बाद 90 डिग्री पे देखते हैं, थीटा 90 साइन 90 जो होता है वो होता है 1, तो 1 इंटू आई एम ही होगा। तो 90 डिग्री पे देखो मैक्सिमम वैल्यू आ रही कि नहीं, ये देखो इस 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मुझे, इस 90 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है एसी सप्लाई को। फिर उसके बाद 180 पे देखते हैं 180 डिग्री पे क्या हो रहा है। 180 डिग्री, तो थीटा की जगह 180 डिग्री रखो तो साइन 180 0 होता है, तो 0 इंटू कुछ भी 0 होता है, तो आई इक्वल टू 0। देखो 180 डिग्री पे 0 वैल्यू आ रही है कि नहीं, देखो 180 पे 0, ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 एम्पियर की लाइन है, तो 180 डिग्री पे 0 मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये देखो। अब ये 270 डिग्री पे देखो क्या हो रहा है, 270 साइन 270 होता है -1 इंटू आई एम, तो देखो माइनस आई एम वैल्यू आ रही है 270 पे, ये आ रही है 270 माइनस आई एम वैल्यू आ रही है। मतलब आई एम साइन थीटा जो इक्वेशन है वो एसी सप्लाई को सेटिस्फाई करती है। तो आज से हम एसी सप्लाई के लिए ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे, आई एम साइन थीटा या वी एम साइन थीटा, इस प्रकार की इक्वेशन को हम रखेंगे। एक बार लास्ट 360 डिग्री के लिए देख लेते हैं। तो साइन 360 होता है 0, तो यहाँ की 0, देखो 360 पे वैल्यू 0 आ रही है, ये देखो। तो एसी सप्लाई के लिए प्योर साइनोसॉइडल बोलते हैं, एसी सप्लाई इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल, प्योर साइनोसॉइडल बोलते हैं। तो 360 डिग्री के लिए क्या आ गया 0, मतलब आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा जो है वो एसी सप्लाई को सेटिस्फाई करती है। तो ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लीजिए आप, ये आप कॉपी कर लीजिए। समझ में आया सभी को? यस सर। हम भगाते नहीं है कभी भी क्लास को, इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, कॉपी करो जरा इसे। ये थोड़ा जूम कर दो। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं लीव कर सकता हूँ, मुझे कहीं जाना था इस कारण से। कहाँ जाना है बेटा? देखो तू बहुत बिजी हो जाता है यार अजय, घर तो भैया सर मैं सुन रहा था आप जो बोल रहे थे यहाँ पे बॉय ज्यादा है, तो इस कारण से मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। चले जाओ, वैसे भी मैं क्लास अब छोड़ने वाला हूँ, चले जाओ। हाँ बेटा हो गया। यस सर।